हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक बिल्कुल एंडिंग पे आ गया है ना। तुम्हें लग रहा होगा चैप्टर खत्म नहीं हो रहा। तो लास्ट टाइम हमने वीबीटी डिस्कस कर लिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता, बंध सिद्धांत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सॉल्व करने के बाद में, पढ़ने के बाद में आपके पास थोड़े से यूजेस रहेंगे। संकुल यौगिकों के उपयोग क्या है, डीडी संक्रमण किसे कहते हैं, और एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। छोटा मोटा टॉपिक, एक आध नंबर का अगर लग जाए बोर्ड में तो लग जाए। ठीक है, कंपटीशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कलर वगैरह का, लिगेंड का कलर पे क्या इफेक्ट होता है, किस पे कौन सा कलर बन जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन एक क्लास इसके बाद रहेगी, आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे थे चैप्टर कब खत्म होगा, चैप्टर कब खत्म होगा, तो बिल्कुल एंडिंग पे है। ठीक है, और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको इतना टेंशन लेना नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब बच्चों हुआ क्या कि हमने पिछले टर्म पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत का ऐसा मानना है कि संकुल जो है, धातु और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में जो बंध बन रहा है वो उपसहसंयोजक बंध है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तभी तो हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल रहे हैं। और उपसहसंयोजक बंध जो है वो एक प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। मतलब ले देखिए, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मानता है कि भी कोवलेंट बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है। सीएफटी थोड़ा अलग चलता है। सीएफटी कहता है कि नहीं, संकुल जो है धातु प्लस और लिगेंड माइनस, किसी संकुल में धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु है ना, वो पॉजिटिव आयन है, धन आवेशित कण है, एक प्लस पार्टिकल है, और उसके चारों तरफ जो लिगेंड है, अब लिगेंड बच्चे चाहे उदासीन हो, चाहे आपका नेगेटिव लिगेंड हो, चाहे पॉजिटिव लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिगेंड जो लोन पेयर डोनेट करने आया है मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब वो माइनस है। तो सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी संकुल में धातु धनात्मक कण है, लिगेंड ऋणात्मक कण है। मेटल इज अ पॉजिटिव पार्टिकल, लिगेंड इज अ नेगेटिव पार्टिकल, और उन दोनों के बीच में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। मतलब ले देके थ्योरी सपोर्ट करती है आयोनिक बॉन्ड को। ठीक है, जानते हैं कैसे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और थ्योरी का बच्चों पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिला कि प्रारंभ में सिद्धांत को मुख्यतः आयनिक क्रिस्टल्स के लिए दिया गया था। तो बच्चे आयनिक यौगिक क्रिस्टल ही होते हैं, इसलिए इसे हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत माना है। अब इस सिद्धांत के अनुसार धातु मेटल जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल है, लिगेंड एक नेगेटिव पार्टिकल है, और दोनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। बोला ही था, ठीक है बल। अब तो हुआ क्या, तो हम कहेंगे कि देखो आपके पास जो धातु है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से, आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हो डी कक्षक में, तो आपके 5 के 5 डी कक्षक खाली थोड़ा है। डी में 5 कक्षक होते हैं ना भाई, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो हम कहेंगे हाँ डी उपकोष में 5 कक्षक है। ठीक है, सब खाली है क्या, तब तो टेंशन ही नहीं ले। तो हम कहेंगे नहीं, सब तो खाली नहीं होते है ना, हम तो लोन पे रहे क्या 2 में एक्सेप्ट करते हैं, बाकी तो भरे हुए होते। तो ये कह रहा है जब लिगेंड माइनस ने मेटल पॉजिटिव को अप्रोच किया तो बीच में आए डी कक्षक, और डी कक्षक में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इनमें हुआ प्रतिकर्षण। तो जैसे ही लिगेंड धातु को अप्रोच करता है चारों तरफ से, है ना, चाहे आपका चतुष्फलकीय संकुल हो, चाहे आपका अष्टफलकीय संकुल हो, धातु आपका बीच में है। लिगेंड जब उसको अप्रोच करता है तो 5 डी कक्षक क्या करते हैं, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। 5 की ऊर्जा बढ़ जाती है। टूटने की बात बाद में, फिलहाल जो 5 समभ्रंश कक्षक थे, 5 समान ऊर्जा वाले कक्षक थे, सबकी एनर्जी बढ़ जाती। तो पहले हम डी के 5 कक्षक को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, तो बच्चे किसी संकुल यौगिक में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर अग्रसर होते हैं, मेटल बीच में, लिगेंड चारों तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। एनर्जी कैसे अफेक्ट हुई, तो प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो, ऊर्जा में तो फर्क आएगा है ना। आकर्षण स्थायित्व लाता है, एनर्जी डाउन करता है, प्रतिकर्षण अस्थायित्व लाता है, एनर्जी बढ़ाता है।
तो जैसे ही लिगेंड ने धातु को अप्रोच किया, पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा अपने ओरिजिनल लेवल से तो बढ़ गई, पांचों की बढ़ी, ये तो पक्का है, जितनी थी उससे तो आप बढ़ गई क्योंकि आप प्रतिकर्षण महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप डी कक्षक का विपाटन हो जाता है, इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि कैसे स्प्लिट हुआ भाई, थोड़ा समझा भी दो। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि देखो डी उपकोश में अगर मैं बात करूं डी उपकोश की, तो बच्चों डी उपकोश में 5 कक्षक होते हैं। ठीक है ना, पांचों की संभ्रंश, मैं लिख दूं 5 संभ्रंश कक्षक, क्योंकि पांचों की ऊर्जा बराबर होती है। ठीक है, डी में 5 कक्षक है और मैंने संभ्रंश कक्षक इसलिए लिखा क्योंकि पांचों की ऊर्जा क्या है, बराबर। नाम बोल दो तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, इनका नाम बोले। तो देखो पहला कक्षक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी में 5 कक्षक है बच्चों और पांचों के नाम मैंने दे दी। अब हुआ क्या, तो देखो डी एक्स वाई, डी एक्स वाई मतलब समझे, डी का शेप पता है सब बच्चों को, बोलो बच्चों क्या आपको डी उपकोश का या डी कक्षक की आकृति पता है? तो हम कहेंगे एस तो गोलाकार होता है और दिशात्मक, पी डंबल होता है, डी तो डबल डंबल होता है। तो डी डबल डंबल होता है मतलब टोटल 4 पालियां होती है। अब बच्चे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ये बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो डंबल इनके बीच बीच में है। आई बात समझ में? मान लो ये एक्स एक्सिस दिख रही, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पालियां है ना इन एक्सिस के बीच बीच में है, इनके ऊपर नहीं है। तो डी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड ये अक्षों के मध्य होते हैं और इनको हमने नाम दे दिया T2G, ट्रिपल ई डी जनरेट। तीनों की ऊर्जा एक समान है तो T2G। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जैसे मान लो ये 2 एक्सिस, अब बोर्ड पे तो देखो यूं दिखानी पड़ती, एक्चुअली आप ऐसा मान लो, है ना, इस तरह से 2 एक्सिस बना दी। तो हम कहेंगे भाई यहाँ जो 4 पालियां आप बता रहे हैं वो पालियां कुछ ऐसी एक्सिस के बीच में है। ठीक है, तो ये डी एक्स वाई है। अब मैं कहूंगी अच्छा डी वाई जेड, तो बच्चे डी वाई जेड में क्या करना है, एक वाई एक्सिस एक जेड एक्सिस, और ये जो पालियां हैं ये अक्षों के मध्य है, तो ये इधर और ये इधर। फिर मैं कहूंगी नहीं तुम तो ऐसा करो डी एक्स जेड बनाओ, तो बच्चे डी एक्स जेड बना दो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको जेड, और ये जो पालियां तुम देख रहे हो ये पालियां ये भी बीच में है, डी एक्स जेड। अब मैं कहूंगी नहीं तुम ऐसा करो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाओ, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, और ये जो चारों पालियां हैं डबल डंबल जिसे आप कह रहे हैं ये एक्सिस के ऊपर है बच्चे, ये इसके ऊपर है और इसके भी ऊपर है, तो ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर मैं कहूंगी नहीं अच्छा डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा, समझे? तो ये जो 3 है ना बच्चा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये है अक्षों के मध्य, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये है एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ले देखे मुझे सिर्फ इतनी सी बात कहनी है, है ना, मुझे क्या कहना है, तो मुझे कहना है कि डी उपकोश में 5 कक्षक है। ठीक है, 5 कक्षकों के नाम क्या है, तो मैं कहूँगी भाई ये तो कॉम्बिनेशन है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इन 5 कक्षकों में से ये जो 3 कक्षक है ये है T2G, ट्रिपल ई डी जेनरेट। ठीक है, ट्रिपल ई
डीजेनरेट। हालांकि मैं अष्टफल के संकुल के लिए बात करूंगी तो वहां पे हम जी लिखते, चतुष्फल के संकुल के लिए हम जी भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसको लिखा T2G और यहाँ ये 2 है तो इनको मैंने लिखा है EG डबल ई डीजेनरेट। मतलब अगर टूटेगा ना तो ये 2 साथ में रहेंगे, इनकी ऊर्जा साथ में रहेगी, बराबर रहेगी, और अगर ये टूटेगा तो ये 3 साथ रहेंगे। भाई 5 को तोड़ो, 5 लोगों को बांटो तो 3 और 2 ही तो होगा, 2.5 तो होगा नहीं, एक आदमी के 2 टुकड़े तो होंगे नहीं, है ना। तो जब डी उपकोष टूटेगा तो 3 एक साथ रहेंगे, 2 एक साथ रहेंगे। 3 वालों के सेट को हम ट्रिपल ई डीजेनरेट बोलेंगे, 2 वाले के सेट को हम डबल ई डीजेनरेट बोलेंगे, ठीक है। तो हमें इतनी बात तो क्लियर है कि डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 3 अक्षों के मध्य होते हैं। ये जो मैंने बनाया बच्चे T2G, इसमें खास बात क्या है, तो मैं कहूँगी इसमें खास बात है ना कि ये बिटवीन द एक्सेस है, ये अक्षों के मध्य है, ठीक है। और ये तो हम कहेंगे ये अक्षों पर स्थित है, ऑन द एक्सेस, ठीक है। तो टूटेगा ही क्यों, क्या जरूरत है टूटने की, क्या जरूरत है, क्यों टूटेगा, तो हम कहेंगे टूटेगा, है ना। आपने कहा मेटल प्लस लिगेंड माइनस प्रबल आकर्षण, तो दिखाओ आकर्षण। हमने कहा नहीं कि मेटल के जो 5 डी कक्षक है वो उसके रास्ते में आ रहे हैं, लिगेंड जो है चारों तरफ से घेरेंगे, है ना। तो लिगेंड धातु को चारों तरफ से घेरेंगे तो डी कोश जो है या 5 डी कक्षक जो है वो लिगेंड के रास्ते में आ रहे हैं, और खाली होते तो टेंशन नहीं थे, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन भी है, तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण। तो 5 को लगा लो, लिगेंड आ रहे डोनेट कर रहे, पर डोनेशन से पहले तो आप लड़ लिए प्रतिकर्षण, तो 5 की एनर्जी बढ़ गई एकदम से। अब 5 की एनर्जी बढ़ गई तो हम कहेंगे ठीक है, फिलहाल 5 जो समान एनर्जी वाले थे वो 5 के 5 हाई एनर्जी पे चले गए। अब जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो 5 में समान प्रतिकर्षण नहीं डाल रहे, 5 भाई थे ना, 5 बराबर थे, है ना। कोई आया तो उनको लगा चलो अच्छा डोनेशन आएगा तो अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, पता चला उनमें से कुछ तो लड़े तो सबकी एनर्जी अफेक्ट हुई, क्योंकि पहले 5 साथ में रहते थे, अब बाहर वाला कोई आदमी आया तो एक बार तो सब प्रतिकर्षित, तो सबकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन आप बताओ जो डायरेक्ट रास्ते में आया, तो डायरेक्ट रास्ते में कौन आएगा, जो ऑन द एक्सेस है, अक्ष के ऊपर स्थित है, वो लिगेंड आ रहा है और वो डायरेक्ट रास्ते में आ रहा है, तो वो फंसा। तो बच्चे अक्षों पर स्थित कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा है, उनकी लड़ाई ज्यादा है, मतलब EG वाले पे पंगा ज्यादा है। T2G वाला क्या थोड़ा साइड में हो जाता है, एक्सेस के बीच में हो जाता है, तो वहां पंगा नहीं है। अष्टफल की ज्यामिति तुम्हें पता है, इस तरह से स्क्वायर बना लो, इमेजिन करो एक वर्ग है, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे लिगेंड, है ना। तो ये सीधा आपका एक्सेस है, यहाँ लिगेंड है और यही आपका dx² y² है, ऐसे तो डायरेक्ट प्रतिकर्षण है। और dz² भी पूरा z एक्सेस के ऊपर है और आपके लिगेंड जो एक्सेस के ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पंगा ज्यादा है, यहाँ लड़ाई झगड़ा ज्यादा है। तो भाई EG वाला कहेगा मेरे तो लड़ाई ज्यादा है, हम 2 अलग हो जाते हैं, ये कहेगा हमारी लड़ाई इतनी नहीं है, तो हम 3 अलग हो जाते हैं। अलग तो वैसे ही होना था, क्योंकि अब 5 की एनर्जी बराबर रही नहीं थी, है ना। अंग्रेज आए तो फूट तो डाल के चले गए, तो 5 की एनर्जी ओवरऑल बढ़ गई थी, है ना। अब वो साथ में भी नहीं रह सकते, तो टूटेंगे। तो 5 को तोड़ो तो 3 अलग और 2 अलग, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको उसको समझाना है। देखो, एक धातु आयन में 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, इसलिए हम उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इनमें से 2 डी कक्षक एक्सेस के ऊपर होते हैं, कौन सा, dx² y² और dz², इन्हें हम EG कहते हैं। 3 जो होते हैं वो एक्सेस पर स्थित, 3 जो होते हैं बच्चे वो अक्षों के मध्य स्थित होते हैं, एक्सेस पर नहीं होते, अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। कौन से, dx² dyz और dxz, इन्हें T2G कहते हैं। और ये सिमरादे अष्टफल के संकुल, एक वर्ग मान लो, आपकी कॉपी यूं रख लो और एक यूं, ठीक है ना। तो अब बोर्ड पे तो यूं दिखेगा, है ना, ये आपकी कॉपी है, इसको उठा के आपको हमेशा यूं दिखना है, और एक z एक्सेस आपके जो जारी है ये है इसे, ठीक है। अब तो हम कहेंगे देखो 5 कक्षक समझाओ। तो अष्टफलकीय संकुल बनाते समय या अष्टफलक बनाते समय धातु आयन अष्टफलक के केंद्र में, और 6 लिगेंड जो है वो 6 कोनों पे आके केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसित रहते हैं। तो हम कहेंगे देखो, यहाँ तो आपका रहेगा मेटल
और ये 6 कॉर्नर दिख रहे हैं ना, 2 3 4 5 और 6, यहाँ आपके 6 लिगेंड है। ठीक है, ये मैंने एरो बाहर बनाया एक्सेस दिखाने के लिए, बाकी आपको पता है लोन पेयर डोनेशन तो यही, उपसह संयोजक बंध तो यही है। ठीक है, अब ओके मान लिया 6 लिगेंड भी है, धातु भी है। अब आप बताओ dz², तो कहोगे ना कि देखो ये तो आपका z एक्सेस क्या है, dz² क्या होता है बेटा, dz² डबल डम्बल, लेकिन चारों पालियां जो है वो z एक्सेस पे होती है, ये है dz²। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से डायग्राम देखो तो ये ऐसा है ना, तो हम कहेंगे dz² जो है वो कुछ ऐसा है, ये बीच वाला और ये ऐसे डोनट शेप जिसे बोलते हैं। तो हम कहेंगे तो प्रतिकर्षण तगड़ा है, सीधा रास्ते में ही आया, देखो इधर भी लिगेंड था, इधर भी लिगेंड था, ये dz² तो बीच में है। फिर हम कहेंगे dx² y², तो ये देखो ये हमारी एक्सिस थी ना, तो ये सीधा एक्सिस के ऊपर आया, दिख रहा है आपको, ये तो हमारा सीधा एक्सिस के ऊपर आया। ये 2 लिगेंड यहीं से आ रहे थे, ये कक्षक भी भटकते हुए इधर आए, बाकी हमारे 2 लिगेंड इधर से आ रहे थे और ये कक्षक भी देखो ये भटकते हुए इधर ही है। तो सीधे सीधे रास्ते में आओगे किसी के तो वो लाइक थोड़ा ना करेगा, रास्ते का कांटा बन गए तुम तो हम कहेंगे दो ने तो आतंक मचा दिया, ईजी वालों ने आतंक मचा दिया, dx² y² और dz² उन्होंने सीधा पंगा ले लिया, तो सीधे रास्ते में चले गए भिड़ने के लिए। तो यहाँ तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, और वो भी परेशान हो रहे थे, लेकिन वो डायरेक्ट रास्ते में नहीं आए, वो बीच बीच में थे। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई एक तो विन्यास ये है। अब जब समस्त 6 लिगेंड x, y और z एक्सेस पर धातु आयन की ओर अग्रसित होते हैं, तब लिगेंड द्वारा d कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं। इस प्रतिकर्षण द्वारा d कक्षकों की ऊर्जा में परिवर्तन, तो मैंने कहा था जब लिगेंड आएगा प्रतिकर्षण तो होगा ही सही, तो पांचों की एनर्जी बदल जाएगी। ठीक है, और बदल के सबकी एनर्जी बढ़ेगी। आपको ये नहीं देखना है T2G की है ना कम है, EG की ज्यादा है, वो टूटने के बाद में एवरेज जो शुरू की एनर्जी थी उससे पांचों की एनर्जी ज्यादा है। अभी डायग्राम सिखाऊंगी ना, उस पर ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चूंकि dx² और dz² कक्षकों की पालियां धातु परमाणु की ओर अग्रसित होने वाले मार्ग में आ जाते, सीधे बीच में आ जाते, और इन 3 कक्षक x, y, yz और xz की अपेक्षा इनमें प्रतिकर्षण क्या है, तो हम कहेंगे ये ज्यादा प्रतिकर्षण दिखाते। तो Eg वाले की एनर्जी ले देके T2G से ज्यादा होगी, तो Eg कक्षक में प्रतिकर्षण ज्यादा है, इसलिए Eg की ऊर्जा T2G से ज्यादा है। इस प्रकार D उपकोष जो है वो 2 एनर्जी लेवल में टूट जाएगा, इसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, अब मेरी एक बार ध्यान रखना, एग्जाम में इतनी थियोरी कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें लगे मैं नोट्स कैसे लिखूं, इतना सारा मैं कैसे याद रखूंगा, नहीं, इतना आपको कोई थियोरी नहीं पूछेगा। मैंने इतना सारा इसलिए लिखा है ताकि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ठीक है, और कहीं से कुछ भी बीच में से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले तो तुम उसको कर पाओ, है ना। देखो आप नीट 2022 मतलब लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे, इसी साल जो हुआ है, इस साल का अगर आप पेपर देखो 2022 का, हुआ क्या, जिस बच्चे का डिटेल नॉलेज था उसके सारे क्वेश्चन सही है केमिस्ट्री के, और जिसने सिर्फ सरफेशियल स्टडी करा उसके सारे गड़बड़ है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया 4 ऑप्शन दे दी और मतलब करीब करीब एक जैसे, सब सही है पर ज़्यादा सही, या थोड़ा सा गलती वाला ऑप्शन निकाल दो। तो जिनका डिटेल वाला नॉलेज था ना, कोई जिसको CFT आती है, तो CFT क्या है, सबको पता है कि हाँ EG की एनर्जी ज़्यादा है, T2G की एनर्जी कम है, बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, बात खत्म। अष्टफलकीय में ऐसे बनाना है, चतुष्फलकीय में उल्टा बनाना है, वहाँ टेंशन खत्म, यही तो है CFT। नहीं, इतना नहीं, आपको पूरा पता होना चाहिए। CFT का मानना, VBT क्या मानता है, धातु और लिगेंड के बीच में सहसंयोजक बंध है। CFT नहीं मानता, CFT कहता है धातु प्लस है, लिगेंड माइनस है, प्लस और माइनस के मध्य आकर्षण है, सिर्फ विद्युत आकर्षण बल, मतलब आयनिक बॉन्ड है। आपका नॉलेज जीरो हो गया, वहाँ तो आपको पता ही नहीं रहता। अच्छा, तो CFT मान लेता है, अच्छा ठीक है आयनिक बॉन्ड है। अब CFT कहता है कि धातु प्लस है, लिगेंड माइनस है। अष्टफल के संकुल में क्या होगा, उसको 4 कोनों से अप्रोच करेगा, तल के ऊपर से भी अप्रोच करेगा, तल के नीचे से भी अप्रोच करेगा। तो आप कहोगे ये जो तल वाला बात है, तल के ऊपर और नीचे, यहाँ तुम्हारा dz² घूम रहा है, और जो आप x एक्सिस की बात कर रहे हो यहाँ हमारा dx² की 2 पालियां आ गई। y एक्सिस की बात कर रहे हो तो ये dx² y², तो 2 पालियां x एक्सिस पे आ गई, 2 पालियां y एक्सिस पे आ गई। तो इन्होंने तो डायरेक्ट पंगे कर दी। तो ये कक्षक थे हमारी Eg जो अक्ष पर स्थित होते हैं, इन्होंने लिगेंड से डायरेक्ट लड़ाई कर दी। हालांकि लिगेंड ने तो चारों तरफ से घेरा ही है,
बाकी जो 3 कक्षक थे एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, वो पालियां बीच बीच में आ रही थी, वो भी प्रतिकर्षण महसूस कर रही थी, लेकिन इतना नहीं जितना ईजी फील कर रहा था। ठीक है, तो पहली बात कि 5 जो समभ्रंश यानी समान ऊर्जा वाले कक्षक थे, पांचों ने प्रतिकर्षण अनुभव किया, है ना, और पांचों की एनर्जी बढ़ गई। लेकिन ईजी वालों ने ज्यादा प्रतिकर्षण फील किया, वो अलग हो गए, उनकी एनर्जी ज्यादा रह गई। और T2G वालों ने उनके जितना प्रतिकर्षण फील नहीं किया, तो T2G वालों की एनर्जी कम रह गई और d ऑर्बिटल टूट गया। टूटने को कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हाँ, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, CFSE। ठीक है, हम डेल ओ भी लिखेंगे। डेल मतलब चेंज हो गया, एनर्जी टूट गया अब तो, और ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और किसके बीच की एनर्जी? तो एक T2G और एक EG। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है स्प्लिटिंग, डी उपकोष का 2 भागों में टूटना, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो हम कहेंगे, देखो पहले हमारे पास थे 5 समभ्रंश कक्षक। ठीक है, 5 समभ्रंश समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, सब साथ में रहते थे, मस्त, कोई टेंशन था नहीं। अब हुआ क्या, तो हम कहेंगे जब लीगेंड जो है उसने धातु को अप्रोच किया। ठीक है, लीगेंड ने धातु को अप्रोच किया, पांचों की एनर्जी बढ़ गई, तो 5 लाइनें बना रही है ना, पांचों की एनर्जी एक बार तो बढ़ गई। ठीक है, तो ये है धातु के चारों तरफ लीगेंड के प्रभाव से एनर्जी बढ़ गई, तो मैं इनको एवरेज एनर्जी सेंटर कहती हूँ, या मैं कह देती हूँ बेरी सेंटर, औसत ऊर्जा केंद्र, एवरेज एनर्जी सेंटर। समझे? पहले तो मैं लगा एनर्जी कम है, देखो पांचों की एनर्जी क्या है, कम है, और अब क्या हुआ, तो हम कहेंगे पांचों की एनर्जी जो है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ी, तो आपकी बुक में दिया है ऐसे गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र। गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र मतलब चारों तरफ से आपने लीगेंड को घेर लिया है। ठीक है, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में 5 अब एनर्जी ज्यादा। अब क्या होगा, तो अब तो ऑब्वियस है, टूटेगा ही सही, है ना, एनर्जी एवरेज से ज्यादा होगी, प्रतिकर्षण भी अनुभव हो रहा है, तो बच्चों अब ये स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको 2 भागों में स्प्लिट कर दो। ठीक है, अच्छे से स्प्लिट कर देते हैं इसको। तो 5 एनर्जी हो गई, एवरेज एनर्जी हो गया, और अब आप इसको इक्वल स्प्लिट कर दो। इसको मैं 5 लाइन ऐसे बना लेती हूँ। कैसे तोड़ेंगे, तो हम कहेंगे ईजी भी प्रतिकर्षण ज्यादा महसूस हुआ है, तो ईजी ऊपर बना दो, तो ईजी। T2G में प्रतिकर्षण कम महसूस हुआ है, तो T2G नीचे बना दो। ठीक है, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो ऊर्जा अंतराल है उसे हम लिख रहे हैं डेल ओ, डेल ओ। ठीक है, तो चाहे आप डेल ओ लिखो, CFSE लिखो, या 10 DQ लिखो, मतलब टोटल जो डिफरेंस है वो 10 यूनिट का मान लेती हूँ। अब थोड़ी बात और नोटिस करो, ये 3 की ऊर्जा कम है, टोटल कक्षक तो 5 थे, है ना, ये आपका एवरेज हो गया। टोटल कक्षक कितने थे, तो मैं कहूँगी टोटल तो 5 थे। ठीक है, अगर टोटल 5 थे तो फिलहाल इन 3 की ऊर्जा कम है। किससे कम है, तो हम कहेंगे टोटल तो 5 है, इन 3 की ऊर्जा जो है इन 2 से कम है, डाउन गए ना। तो ये जो एनर्जी है ये है 2/5 डेल ओ, और कुल कितना है, तो डिनोमिनेटर में तो 5 रखना है, कुल कक्षक कितने 5, और इन 2 की ऊर्जा इन 3 से ज्यादा है, तो ऊपर वाली एनर्जी होगी 3/5, नीचे वाली होगी 2/5। अब नीचे तो साइन नेगेटिव लगाओ, तो ये माइनस लगा दे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.4 डेल्टा ओ T2G के लिए माइनस का, और EG के लिए कितना 0.6 डेल्टा ओ प्लस का। समझे?
भाई टोटल कितने कक्षक है, तो यहाँ तो 5 थे, आपने कहा टूट गए, इसकी एनर्जी बताओ, तो इसकी तो कम है तो माइनस, इसकी ज़्यादा है तो प्लस, है ना। यहाँ कितने कक्षक है तो हम कहेंगे 2 है, इनकी एनर्जी जो है वो इन 3 से ज़्यादा आ रही है तो 3/5, और नीचे वाले जो है उनकी एनर्जी कम है तो माइनस, कुल कितने हैं तो 5 है, और इन 3 की एनर्जी ऊपर वाले 2 से कम है तो 2/5। इस तरीके से इसको बांटना है, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चे, इसे हम बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है। किसके लिए था T2G EG, तो हम कहेंगे जब 6 लिगेंड थे तब की बात कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर की बात नहीं कर रहे, उसमें भी टूटता है, टेट्राहेड्रल की बात नहीं कर रहे, उसमें भी टूटता है। हम किसकी बात कर रहे थे जब 6 लिगेंड थे, तो बच्चा 6 लिगेंड मतलब अष्टफलकीय संकुल, है ना। तो आपसे पूछे अष्टफलकीय संकुल के लिए, अष्टफलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझाओ, तो आपको इस तरह से स्प्लिट करके समझाना। पता चला 1 नंबर का सवाल यही बना कि इसको बना के बता दो, तो तुम्हें टोटल दिखाना है कि भाई कुल 5 कक्षक थे, है ना, एवरेज एनर्जी सेंटर हो गया, इसे हम बेरी सेंटर भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं बेरी सेंटर, बेरी केंद्र, औसत ऊर्जा केंद्र, बेरी केंद्र के ऊपर कौन जा रहा है और नीचे कौन जा रहा है, तो T2G आपका नीचे है, EG आपका ऊपर है, समझ में आ गया। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी इतनी सी तो है कि अब आपको, जैसे VBT में आपने क्या किया था, 5 कक्षक एक साथ बनाए थे और फिर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे कि भाई, और आपको पता भी नहीं था आंतरिक कक्षक लेना है कि बाह्य कक्षक लेना है। VBT कहता था अच्छा अनुचुंबकीय है, तो आपको लग रहा है अच्छा ये अनपेड छोड़ देता हूँ, बाहर से ले लेता हूँ। VBT का आंसर आता था नहीं ये प्रतिचुंबकीय है, तो आपको लगता अच्छा प्रतिचुंबकीय है, तो अब मुझे इनको पेयर अप करना पड़ेगा, है ना। CFT ऐसा कुछ कहता ही नहीं है, CFT कहता है T2G अलग, EG अलग, और अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, तो हम कहते हैं अच्छा भाई वही बता दो, क्या क्या बता रहे हो सारा बता दो, आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तो देखो EG और T2G के मध्य ऊर्जा अंतर को डेल O से दर्शाते, हमने भी ऐसा ही किया, डेल O को हम 10 dq लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो T2G और EG के मध्य ऊर्जा अंतराल है CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, इसको आप लिख दो डेल O, है ना, O मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और इसी को लिख दो 10 dq, ठीक है। कुल 10 यूनिट मान के ऊर्जा हमने स्प्लिट कर दी, ठीक है। तो 10 dq मतलब नीचे वाली आपकी कितनी थी 0.4 था ना, तो 4 dq कर दो, और EG वाली कितनी थी तो 6 dq, 3/5 था ना 0.6, और 10 यूनिट में करोगे तो ऊपर वाला 6 नीचे वाला 4, बस इतनी सी बात। अब डेल O या 10 dq से दर्शाते इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। अब बच्चों क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान धातु आयन और लीगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब तुम्हारे पास Fe+2 है कि Fe+3 है, या मैंगनीज है, या टाइटेनियम है, या स्कैंडियम है, मेटल और उसका चार्ज दोनों पे, और लीगेंड कौन सा है, क्योंकि अब ये थियरी आपको साफ साफ बता देती है कि लीगेंड 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लीगेंड, प्रबल क्षेत्र लीगेंड, है ना। प्रबल क्षेत्र लीगेंड क्या करते हैं, गैप ज्यादा बनाते हैं, मतलब उनको तो लोन पे डोनेट करना ही है, तो डिफरेंस जो है ना स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, T2G और EG के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। दुर्बल क्षेत्र लीगेंड क्या करता है, तो वो इतना स्प्लिट नहीं कर पाता, इतना घेर नहीं पाता कि वो टूट जाए, है ना, तो स्प्लिटिंग जो है एनर्जी गैप जो है वो कम मिलेगा, और प्रबल में एनर्जी गैप क्या होगा ज्यादा, पूरी तरह से उसको ब्रेक कर देते, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण दर्शाते तो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। प्रबल क्षेत्र लीगेंड जिसको जल्दी लोन पे डोनेट करना है, वो तो आया ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए, अब आपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना है और पहले से भी है तो प्रतिकर्षण ज्यादा है, परेशानी ज्यादा खड़ी कर दी तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो। दुर्बल तो वैसे ही सोच रहा है दूं दान में कि नहीं दूं, नहीं देना पड़े तो बढ़िया है ना, तो वो इतना रिपल्शन करता भी नहीं है, अच्छा तुम ही विरोध कर रहे हो, मैं तो खुद ही सोच रहा था तुम्हें लोन पे देना है क्या, और तुम तो खुद ही विरोध कर रहे हो, भाड़ में जाओ, मेरे तो देना ही नहीं है ना, तो गैप कम आएगा। तो प्रबल में मतलब वो तो आया ही दान करने के विचार से, और आपने लड़ाई झगड़ा किया है तो बहुत बड़ी स्प्लिटिंग आई, ठीक है। और दुर्बल में जैसे हेलोजेंस है, वो दुर्बल क्षेत्र लीगेंड है, नेगेटिव वाले है ना, आई बारिश कल फिर पानी, ये ना इनमें हेलोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये मुश्किल से डोनेट करने वाले थे, फिर आपने और लड़ाई कर दी, तो अब ये गैप जो है ये नहीं, स्प्लिटिंग करो ही क्यों, गैप ही कम कर दो, थोड़ा थोड़ी करनी नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो CFSE किस पर डिपेंड करेगी, तो मैंने आपको बताया चार्ज बढ़ेगा, धातु धनायन में जितना चार्ज बढ़ेगा प्लस ज्यादा होगा तो वो लीगेंड को अपनी तरफ बुलाएगा,
कि अब तो तुम्हें आना है, हमें लोन पे डोनेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो बेचारा लोन पे डोनेट करने आएगा, आ ही रहा है पूरी नीयत से और आपने मजबूर कर दिया आना ही है, फिर प्रतिकर्षण हुआ तो गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड की विपाटन शक्ति यानी CFSE दुर्बल से ज्यादा है। मैंने आपको बताया था SFL के लिए पाई का मान, सॉरी पाई नहीं, SFL के लिए CFSE जो है बच्चों वो WFL, SFL क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है ना, और WFL क्या है, तो हम कहेंगे वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। आप समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बच्चों धातु आयन के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण। अब आपको क्या करना है, डी इलेक्ट्रॉन बांट दें, क्योंकि अब आपको पता है कि डी में 5 कक्षक ऐसे तो है नहीं, अब मेरा तो T2G अलग जा रहा है और EG अलग जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। ठीक है, किस किस पर डिपेंड करेगा, तो 2 एनर्जी है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा। युग्मन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन तो मैं भर दूंगी, लड़ाई नहीं। अब मैं इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करूं कि मैं इलेक्ट्रॉन को जम करा के ऊपर भेज दूं, तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक कक्षक में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया, इलेक्ट्रॉन को युग्मित करना, पेयर करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्या है, तो भाई वो है युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब मैं कह रही हूं कि चलो आप बताओ इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना है ना। आपके पास टोटल 2 पोजीशन है, 2 कंडीशन है, सॉरी, है ना, एक SFL और एक WFL। तो मैंने आपको क्या बताया, SFL के लिए क्या होगा, तो भाई SFL के लिए CFSE का मान पाई पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा। अब बुक में P लिखा है तो P लिख दो, नहीं तो पाई लिख दो, एक ही बात है। तो बेटा प्रबल क्षेत्र के लिए गैप बड़ा है, अब 2 बिल्डिंग में गैप बड़ा है तो तुम कूद तो पाओगे नहीं, है ना, तो अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो युग्मन यही जल्दी हो जाएगा, युग्मन ऊर्जा कम है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम है, तो फिर युग्मन जल्दी हो जाएगा। और दुर्बल क्षेत्र में क्या है कि आपने कहा था स्प्लिटिंग ज्यादा अच्छे से हुई नहीं, गैप ही कम है, तो दुर्बल क्षेत्र के लिए पेयरिंग एनर्जी पाई ज्यादा है और CFSE क्या है, कम है। और ले देखे यहाँ युग्मन ऊर्जा कम है तो युग्मन जल्दी हो जाएगा। तो बच्चे इस तरह के संकुल जो होते हैं प्रबल क्षेत्र वाले, वो आंतरिक कक्षक संकुल होते हैं, जो मैंने आपको VBT में ही बता दिया था कि अगर तुम्हारे पास वीक फील्ड लीगेंड है, अगर तुम्हारे पास दुर्बल क्षेत्र लीगेंड है तो आंतरिक कक्षक संकुल बनाना, और सॉरी अगर तुम्हारे पास प्रबल क्षेत्र लीगेंड है तो आंतरिक कक्षक संकुल बनाना। प्रबल वाला पेयर अप कर देगा, सबको अंदर भेज देगा, डी अंदर वाला ले जाएगा, घर में घुस के अंदर का डी ले जाएगा, है ना, तो प्रबल है तो फिर वो अंदर आके घर का डी ले जाएगा, आंतरिक डी ले जाएगा। लेकिन वो दुर्बल है तो बाहर का बाहर से ही निकल देगा, है ना, क्योंकि वीक पड़ गया। ठीक है, जैसे याद रह जाएगा। तो दुर्बल के लिए बच्चे बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, क्योंकि तुम्हें पता है पेयरिंग एनर्जी कम है तो सॉरी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयर तो आप करने से रहे तो अंदर के इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए, अब ये अंदर तो आएगा नहीं, बाहर के बाहर से डी कक्षक लेके निकल जाएगा, यानी बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। ठीक है, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा ये थोड़ा क्या गड़बड़ हो रहा है, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको, अच्छे से रुको। अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं कि भाई हमें T2G और EG में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब देखो, मान लो आपसे सवाल पूछेगा कि भाई क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पे अष्टफलकीय संकुल में ये बातें बताओ। तो अगर उसने कह दिया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तो फिर तुम्हें डी में 5 कक्षक बनाना ही नहीं है, तो वहीं तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि वो तो VBT कह रहा है क्रिस्टल फील्ड है, तो पहले आके बोल दिया कि अच्छा अष्टफल की संकुल बन गया तो आपका डी टूट गया, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो चुका है, T2G अलग है, EG अलग है। ठीक है, तो T2G अलग और EG अलग, ये तो आपको पहले ही ध्यान होना चाहिए कि अगर मुझे CFT के आधार पर आंसर देना है तो मैं अपना आंसर इस प्रकार से दूंगा। भाई ये आपका T2G और ये डिफरेंस, तो डिफरेंस आप सबको पता है डेल्टा O, और एक बार और बना लेती हूँ। अभी मैंने 3 बार क्यों बनाया है, तो बच्चों मैं आपको 3 कंडीशन समझा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको 3 कंडीशन समझा रही हूँ। पहली कि मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन या विन्यास है ना D1 है या फिर D2 है
या फिर D3 है। भाई आप क्वेश्चन करोगे तो कोई ना कोई धातु तो देगा, धातु देगा तो क्या करोगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इलेक्ट्रॉन जिसे छोड़ना है वो छोड़ देगा, फिर डी कक्षक आ जाएगा। तो डी में क्या होता है, D1 D2 D3 D10 तक होता ही है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, मैं सिर्फ 3 कंडीशन बता रही हूँ, D1 D2 D3, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन जो है दोनों लिगेंड पे अप्लाई होंगी, है ना। मान लो मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है D1, तो तुम कहोगे एक है तो मैं क्या सोचूं, इधर भर दो, T2G की ऊर्जा कम है ना, यहीं भर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं। मान लो D2 है तो तुम्हें पता है एक इधर, और आपने हंस रूल पढ़ा है, पहले युग्मन प्रारंभ नहीं हो जाता है, समरज इन तीन की एनर्जी बराबर है ना, तभी तो ये 3 साथ रहे, ये 2 साथ रहे। तो इसको दिया इलेक्ट्रॉन तो इसको देना पड़ेगा, पेयर अप नहीं करना है, गलत हो जाएगा। और अगर D3 है तो भी क्या सोचना, एक इधर और एक इधर। कक्षा 11 परमाणु संरचना, चैप्टर परमाणु संरचना और टॉपिक हंस रूल। हुंड का नियम पढ़ा था ना कि समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन जब तक नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। और तो लेंगे समभ्रंश कैसे, तो भाई पहले 5 समभ्रंश थे, पांचों की ऊर्जा बराबर थी, लड़ाई हुई तो 3 बराबर रह गए, 3 साथ रह गए और 2 साथ रह गए, तो इन तीनों की एनर्जी बराबर है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई झगड़ा ही नहीं, 2 है तब भी नियम यही कहता है कि इसकी बराबर एनर्जी है तो इसको दो, और 3 है तो उसको दो, पेयर अप तो भी नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास D1 D2 D3 है तो मुझे क्या सोचना है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है कि दुर्बल है, मेरा तो काम चल जाएगा, मेरे पास और कोई कंडीशन ही नहीं। तो बच्चे अगर तुम्हारे पास प्रबल या दुर्बल कोई भी लिगेंड हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन यही रहेगा। हमने लिखा ना इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, तो D1 D2 D3 में डिस्ट्रीब्यूशन यही रहेगा। आपका लिगेंड चाहे प्रबल हो या आपका लिगेंड दुर्बल हो, तो प्रबल अथवा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कोई हो हमारे फर्क नहीं पड़ता, हम डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अब मान लो ऐसा नहीं है तो D4 आ गया, तो होंगे यार D4 आ गया तो कंडीशन लगाओ भाई, वापस मुझे बनाना चाहिए T2G, है ना, और वापस बनाना चाहिए मुझे EG और ये डेल्टा O। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास D4 है या D5 है या फिर D6 है, D4 है, D5 है या D6 है, ठीक है। एक काम मैं कर सकती हूँ, कॉपी जरूर कर सकती हूँ, है ना कॉपी कर लूंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब देखो D4 D5 और D6 से 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूँगी ठीक है 4 है तो 4 फिल करो, 4 ही तो फिल करने हैं, फिल करो। तो पहला हो गया ये 1 2 3। अब तुम पूछोगे ना चौथा कहाँ ले जाऊँ, यहाँ डालना है, पेयर अप करना है कि ऊपर ले जाना है, चौथे को कहाँ ले जाऊँ, मैं यहीं पेयर अप कर दूँ कि ऊपर ले जाऊँ। तो मुझे बताओ अगर 2 बिल्डिंग में गैप कम है, कोई पीछे आ रहा है और 2 बिल्डिंग में गैप कम है, तब तो कूद जाओ, और पीछे को दौड़ा दौड़ा आ रहा है और गैप ज़्यादा है तो क्यों कूदोगे, दिमाग खराब होगी कि हवा में जाओगे। तो तुम्हारा अगर गैप चेक कर लो कि गैप ज़्यादा है क्या, तो गैप क्या था, CFSE, 2 बिल्डिंग के बीच में, मतलब T2G और EG के बीच में ऊर्जा अंतराल क्या है, CFSE। तो CFSE ज़्यादा कब थी, तो प्रबल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया था। तो जब तुम तो यूँ सोचोगे ना, बोर्ड है तो यूँ बनाते हो, तुम तो यूँ सोचोगे कूद जाओगे क्या, बहुत ज़्यादा दूरी है ना, तुम्हारी मैक्सिमम रेंज 5 से 6 फीट है, कूद जाऊंगा, 20 फीट का डिफरेंस है, 10 फीट के, हवा में थोड़ा कूदोगे, हाथ पाँव थोड़ा तोड़ाने, यही सोचो, कोई जुगाड़ लगाओ, ठीक है। तो बच्चे अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई प्रबल क्षेत्र है क्या, तो हम कह रहे हैं हाँ बिल्कुल प्रबल क्षेत्र लिगेंड है ना, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अब क्या करना चाहोगे, तो तुम कहोगे अच्छा अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो मैं चौथे इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना पसंद करूं, तो मैं कहूँगी नहीं गैप बहुत ज़्यादा है भाई, यही भेज दो चौथे को, ठीक है। D5 है तो 3 तो है ही, है ना, और आपने पढ़ा था प्रबल क्षेत्र के लिए युग्मन ऊर्जा कम है, युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो यहाँ खर्चा कम है ना, ये पेयर बना लेगा, ये पेयर बना लेगा, तो हमारा तो टेंशन ही खत्म,
यही भेजो। और D6 से तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे भेज दो, कहाँ टेंशन है। तो प्रबल में तो ऐसा करना है। और अगर दुर्बल क्षेत्र होता तो देखो, कॉपी कर लिया ना, तुम्हारा टाइम बच गया। एक बार और कॉपी कर लेते हो, फिर तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलो ये प्रबल हो गया। अब दुर्बल की बात करते हैं। तो बच्चे, अगर तुम दुर्बल क्षेत्र में बात करोगे, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए, तो तुमने कहा दुर्बल वाले में तो पेयरिंग भी मुश्किल है ना। दुर्बल वाले के लिए पेयरिंग ऊर्जा उल्टा जाता है, और ये याद कम है। दुर्बल तो आया था दान करने, सोच ही रहा था दान करूं नहीं करूं, डी कक्षक लड़ लिए, तो उसने कहा मैं तो वैसे ही मुश्किल से दान कर रहा हूँ, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इनकी स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा कर ही नहीं पाएगा, वो इतना दूर कर ही नहीं पाएगा T2G और EG को। ठीक है, तो ये गैप कम है, और गैप कम है T2G EG में, तो 3 तो हो गए, चौथा यहाँ कूद जाएगा, पेयर नहीं कर पाएगा। पेयर करना उल्टा मुश्किल था। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आपको क्या करना है, तो आप कहेंगे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में 1 2 3 और 4 तो मुझे फिल करना है, तो मैं पेयर नहीं करूंगी क्योंकि पाई ज़्यादा है ना। तो चौथा यहाँ दुर्बल क्षेत्र के लिए पाई युग्मन ऊर्जा ज़्यादा है, और ये गैप कम है, तो कूद जाएगा। D4 हो गया। D5 करना था तो 1 2 3। प्रबल होता तो पेयर करते, लेकिन दुर्बल है तो पेयर नहीं करना है ना। प्रबल वाला अपना पेयर जल्दी बनाएगा, प्रबल है ना तो फटाफट पेयर बनाएगा। दुर्बल है तो पेयर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 4 5। अब क्या करें, तो आना ही पड़ेगा। अब छठा इलेक्ट्रॉन हो तो पेयर करना ही पड़ेगा। तो अब ये तुम्हें पेयर अप करना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, D8 D9 और D10 D7 तो तुम कर लोगे है ना। मेरे पास है कॉन्फ़िगरेशन D8 D9 और D10। अब क्या करूं, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास प्रबल हो या दुर्बल हो, क्या ही फर्क पड़ना है। प्रबल और दुर्बल क्षेत्र सेम आंसर आएगा तुम्हारा। जैसे D1 D2 D3 में हमें देखना ही नहीं पड़ा था, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, 1 2 3, तो उसका तो तरीका ही सेम था ना, है ना। वैसे के वैसे D8 D9 और D10, देखो तुमने सोचा मैं 1 2 3 ये तो भर देता हूँ, प्रबल है तो ठीक, ऊपर चले जाओ 4 5। अब तो आना तो यही है ना 6 7 8। और तुमने सोचा नहीं मेरे पास तो दुर्बल है, ठीक है, सॉरी प्रबल था, जो पहले मैंने उदाहरण दे दिया दुर्बल का दे दिया है ना। 1 2 3 दुर्बल था तो हमने कहा गैप कर, मैं 4 5 6 7 8 ऐसे भर दो। प्रबल है तो तुम क्या कहोगे, प्रबल है तो 1 2 3। अब करना क्या है, 4 5 6, ठीक है ना। तो 7 8, तो ये सेम ही तो आ रहा है, 8 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम आया। और 9 थे तो यहाँ ले जाओ, ठीक है, बात समझ में आई। प्रबल है और D10 करना है तो तुम कहोगे 1 2 3। प्रबल है ना तो यही पेयरिंग 4 5 6, तो अब तो ऊपर जाना ही पड़ेगा ना 7 8 9 और 10। तो क्या तो फर्क पड़ा तुम्हारा दुर्बल से, क्या फर्क पड़ा प्रबल से। तो D8 D9 D10 अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है तो लिगेंड की नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। D1 D2 D3 है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और D7 में तुम खुद बना लेना, आंसर उसमें भी सेम ही है, ठीक है, तो बना लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे ना बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना। अब मान लो आपसे सवाल पूछ लिया कि भाई FeH2O होल 6 प्लस 2 अनुचुंबकीय है ना, जबकि FeCN होल 6 माइनस 4 प्रतिचुंबकीय है, क्यों। और आपको कह दिया CFT के आधार पे समझाना है, क्योंकि तुम्हें क्या पता है कि D2G और EG बनाऊंगी नहीं बनाऊं। ठीक है, तुम्हें क्या पता कि T2G बनाऊंगी EG बनाऊं, मैं आज ऐसे ही बना दूं, जब तक उसने कुछ नहीं बोला है तुम कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी पड़े तो 5 D कक्षक एक साथ बनाओ, और तुम्हारी मर्जी पड़े तो T2G और EG में स्प्लिट करो, ठीक है। लेकिन उसने कहा नहीं भाई CFT के हिसाब से समझाओ, मुझे तो ऐसे ही समझाना है, तो हम कहेंगे आप CFT के हिसाब से समझाना है तो T2G अलग और EG अलग, ठीक है। पहले मैं चेक कर लेती हूँ, FeH2O होल 6 है ना, मेरे पास ये संकुल है भाई FeH2O होल 6 और इसका चार्ज है +2, तो मैं Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देती हूँ, FeX से 6 वाटर न्यूट्रल है, चार्ज +2, तो बच्चे X बराबर +2। और अगर मैं इधर देखूं कॉन्फ़िगरेशन FeCN होल 6 -4,
तो बच्चों FeX एक साइनाइड -1, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया है, कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, है ना, ये सब आपको आता है। तो मुझे यहाँ तक तो फील हुआ कि भाई दोनों में Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब एक में Fe के साथ वाटर लीगेंड है और एक में Fe के साथ साइनाइड लीगेंड है। ठीक है भाई, है ना, एक कॉम्प्लेक्स तो है मेरे पास FeH2O6 +2 और एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास FeCN6 -4। पहले का नाम है हेक्सा एक्वा आयरन 2। हेक्सा यानी कि 6, एक्वा वाटर, Fe मतलब आयरन, आवेश है +2 और वहां लिखना है हेक्सा साइनाइडो, Cn- क्या था, साइनाइडो, तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट, संकुल का चार्ज नेगेटिव है, चेक करो। तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। कल किसी ने कमेंट में डाला भी था कि इसका चार्ज -4 कैसे आया, तो बच्चे ऑक्सीकरण अवस्था +2 कैसे लाओगे, है ना। फिर हो गया मुझे क्या पता कि माइनस लगाना है, तू कह रहा है ना फेरेट, क्या नाम दिया उसने यूबीसी, हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। तो जब वो कह रहा है फेरेट तो संकुल नेगेटिव है ना, और मैं चार्ज कितना लगाऊंगी, Fe का आंसर 2 आए, तो तुम सोचो ना, ये तो 6 है माइनस का, इधर वाली साइड 6 है, उधर वाली साइड -4 करूंगी और Fe 2 हो गया तो 6 बराबर हो गया ना, +6 और -6 न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब आपको क्या करना है, इनमें CFT के हिसाब से आंसर देना है। तो हम कहेंगे अगर CFT के हिसाब से देना है तो कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करो, कॉम्प्लेक्स है T2G और EG, मतलब D उपकोष को डिवाइड करो, तो D उपकोष है T2G और D उपकोष है EG। और बच्चों ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये है डेल्टा O, तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, है ना। यहाँ पे भी हम कहेंगे भाई ये तो है T2G और ये है EG और ये एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा O। ठीक, अब आपका विन्यास, आपकी ऑक्सीकरण अवस्था तो हम कहेंगे +2 अब बच्चे Fe जो है परमाणु क्रमांक 26 है, याद है सबको, Fe एटॉमिक नंबर 26, SCTV कार में फे कोनी, फे मतलब 26, तो हम कहेंगे 18 पे आर्गन, सब चीजें सिखाई हुई है VBT के फर्स्ट डे वाले में, देखना आप लेक्चर में, है ना। आर्गन 18, 4s2 20 और 3d6। अब मुझे तो Fe चाहिए नहीं था, मुझे तो Fe +2 चाहिए और दोनों में Fe +2 ही चाहिए, तो मैं कहूँगी अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और 4s बाहर होता है 3d अंदर होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम 4s से निकलेंगे, 3d से तो निकलने नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है 3d6। तो बच्चों दोनों संकुल में 3d6 है ना, यहाँ पे भी 3d6 है और यहाँ पे भी 3d6 है, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था ना अभी कि D6 में तुम्हें क्या करना था, ठीक है। लेकिन तुमको हो गया मैं लीगेंड का नेचर चाहिए, तो तुम खुद सोचो ना बच्चे, FeH2O6 +2, तुम्हारा ये जो संकुल है ना, इसमें H2O लीगेंड है, ठीक है, H2O वाटर लीगेंड है, और आप सबको पता है कि वाटर जो है बच्चों वो दुर्बल क्षेत्र लीगेंड है, वाटर जो है वो वीक फील्ड लीगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लीगेंड है। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए क्या होता है, तो हम कहेंगे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए युग्मन करना मुश्किल होता है ना, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, CFSE तो कम होती है, तो गैप बहुत कम है, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए पेयर अप नहीं होता, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई H2O दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, मैं लिख दूँ WFL, तो WFL की कंडीशन क्या थी, तो हम कहेंगे WFL को ये चीज़ भारी पड़ती थी, युग्मन ऊर्जा भारी पड़ती थी, CFSE उसके लिए कम थी, ये गैप कम था, कूद जाएगा। तो जब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, D6 है, तो मुझे क्या करना है, ये हो गया 1 2 3। अब मैं पेयर नहीं कर सकती, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है बच्चे, तो ये 4 5। अब मजबूरी है तो कोई इलाज ही नहीं है, तो 6, ये सही। लेकिन अब मैं इधर जाऊं, है ना, अगर मैं इस संकुल की बात करूं, FeCN6 चार्ज -4, मैं लीगेंड कौन है,
तो हम कहेंगे में साइनाइड लिगेंड है, ठीक है, साइनाइड लिगेंड है। और साइनाइड कौन सा लिगेंड है, तो हम कहेंगे प्रबल क्षेत्र। साइनाइड कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL। और आप सबको पता है कि SFL के लिए कंडीशन क्या है, तो भाई SFL के लिए CFSE बहुत ज्यादा है और युग्मन ऊर्जा कम है। पेयर बनाना तो बहुत इजी है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पेयर अब तो आराम से हो जाएगा, इसको सोचना भी नहीं पड़ेगा। ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ये गैप बहुत ज्यादा है, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, तो चौथा यहीं आएगा, पांचवा यहीं आएगा और छठा यहीं आएगा। तो अब तो तुम्हें दिख गया है ना, तुम क्या कहोगे, अच्छा अब डोनेशन के लिए आपका T2G तो भरा हुआ है, डोनेशन में EG चला जाएगा, तो आंतरिक कक्षक संकुल। और यहाँ तो T2G EG दोनों ही आपके काम आ रहे हैं, तो अब बाहर से कुछ उठा लो, आपके T2G EG तो नहीं मिलेंगे, तो बाह्य कक्षक संकुल। उसने क्या सवाल पूछा है, तो ये तो पूछा भाई एक अनुचुंबकीय एक प्रतिचुंबकीय, तो FeH2O होल 6+2 अनुचुंबकीय है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, है ना। इसमें अगर वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, और इसमें मुझे दिख गया कि यहाँ पे 4 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बस तो उसको समझाओ। तो हम कहेंगे देखो ये संकुल जो था ना FeH2O होल 6, FeH2O होल 6+2, इस संकुल में क्या है, तो मैं कहूंगी इस संकुल में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे अगर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, तो हम कहेंगे अनुचुंबकीय होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और चुंबकीय आघूर्ण वैसे का वैसे निकालना है, जो मैंने आपको पहले सिखाया था, म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटो, वो वैसे का वैसे निकालना है, ठीक है। और दूसरा संकुल कौन सा था, तो हम कहेंगे दूसरा FeCN होल 6-4 हेक्सासाइनाइडोफेरेट। इसमें तो इसमें जो आपने कहा कि भाई प्रबल क्षेत्र है, तो हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन वितरण अभी सीखा, तो इलेक्ट्रॉन वितरण तो कह रहा है कि नहीं बस खत्म, है ही नहीं, अनपेयर्ड नहीं है, तो फिर प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो आपको CFT के आधार पर समझाना था, बातें सेम थी, VBT ने भी यही आंसर दिया था, लेकिन VBT तो मैंने तुम्हें बता दिया था दुर्बल क्षेत्र प्रबल क्षेत्र, बाकी तो VBT कहता है हाँ ये अनुचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय है, बाकी की चीजें तुम समझाओ। CFT कहता है कि आप, मैं तो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपको संकुल दे दिया, आपको दिमाग लगाओ। तो वो जब आपको WFL और SFL का कॉन्सेप्ट दे रहा है तो सारे आंसर दे दो, तकलीफ क्या है, ठीक है। तो भाई इस संकुल में, या संकुल आयन है तो मैं आयन लिख देती हूँ, इस संकुल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, तो ये प्रतिचुंबकीय है ना। प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबकीय आघूर्ण 0, म्यू बराबर 0। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, बस इतना सा कॉन्सेप्ट उसको बताना है, क्लियर। तो CFT से सवाल पूछेगा बच्चे तो तुम्हें T2G EG करके बताना। सेम चीज तुम BBT से समझा सकते थे, लेकिन वो बोला ना कि CFT से समझाओ, तो अपनी बात को इस तरीके से समझाओ, आंसर भले ही सेम है लेकिन बोलना तो ही पड़ेगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो VBT भी क्लियर, आज की क्लास में CFT भी क्लियर। अब ये स्प्लिटिंग जो है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन चतुष्फलकीय संकुल में उल्टा हो जाता है, मतलब इस बार आपका T2G ऊपर आ जाएगा, EG नीचे आएगा। क्यों होगा, क्या रिलेशन है, कैसे होता है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बताऊँ। तो आई थिंक एक क्लास या 1-1.25 घंटे का चैप्टर बचा है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। और कंपटीशन की तैयारी करोगे इतना तो बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आखिरी लेक्चर के लिए, टेंशन नहीं करना है। इसके बाद P ब्लॉक भी पढ़ा दूंगी, एग्जाम से पहले कोशिश करूंगी निकल जाए, ठीक है। तो जितना कोशिश करूंगी पढ़ा दूंगी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, है ना। कोई भी डाउट हो तो उसको नेक्स्ट टर्न पे ले लेंगे। ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर देंगे, और शेयर करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई अच्छा फ्रेंड है, परेशान हो रहा है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।